स्टूडेंट्स, आज जो हम अपने चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में हम कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड टूल्स वगैरह को रीड करेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से काम करती है और मैनेजमेंट कहाँ किसको जाता है। ये इस चैप्टर का जो है वो मेन हमारा मौजू है। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर हम यहाँ पे जिस चीज़ के बारे में रीड करने जा रहे हैं वो कहता है व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, किस चीज़ का नाम है मैनेजमेंट। तो यहाँ पे नीचे बता रहा है, कहता है मैनेजमेंट द प्रोसेस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स थ्रू पीपल एंड अदर रिसोर्सेज। कहता है वो तरीक़ेकार जिसकी मदद से एक इदारा अपने तमाम के तमाम गोल्स यानी कि अपने टारगेट, जो उसकी सोच है, जो उसकी ख्वाहिशात है, उनको पूरा करता है थ्रू पीपल। अब पीपल से मुराद यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग हैं, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, ये वो लोग हैं। और आगे लिखा हुआ है एंड अदर रिसोर्सेज, और उसके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यानी कि उसके पास जो मशीनरी है, उसके पास जो खाम माल है, उसके पास जो वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, वो सारे के सारे उसके रिसोर्सेज के अंदर जो है वो आते हैं। अगर बात की जाए मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट को बेटा 3 हिस्सों के अंदर जो है वो कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आती है जिसको कहा जाता है टॉप मैनेजमेंट, फिर आती है मिडिल मैनेजमेंट, और फिर आखिर में जो हमारे पास आती है वो होती है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। ये 3 तरह की मैनेजमेंट होती है। अगर इनको थोड़ा सा हल्का सा डिफाइन करूँ तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है या जिसे टॉप मैनेजमेंट कहा जाता है, टॉप मैनेजमेंट के अंदर हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, उसके अलावा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं और मेयर्स वगैरह जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। मिडिल के अंदर हमारे डायरेक्टर्स वो आ जाते हैं और हमारे डीन वगैरह वो सारे के सारे आ जाते हैं। उसके बाद नंबर 3 के ऊपर है सुपरवाइजरी। सुपरवाइजरी के अंदर जो है वो हमारे प्रोग्राम मैनेजर और जो सुपरवाइज़र होते हैं वो सारे के सारे इसका पार्ट होते हैं। अब इनका रोल क्या होता है, इन्होंने करना क्या होता है। सबसे पहले नंबर के ऊपर टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट बेसिकली वो लोग होते हैं जिन्होंने बिज़नेस के अंदर पैसा वगैरह लगाया होता है, और वो पैसा जब भी बिज़नेस के अंदर लगाते हैं तो एक चीज़ अपने जहन के अंदर रख के वो पैसा लगाते हैं। वो चीज़ क्या है, कहता है डेवलप लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने ऐसे प्लान को लेकर जो है वो अपने बिजनेस को करना होता है जिस प्लान को वो आगे लॉन्ग टर्म तक जो है वो लेकर चल सकते हों। तो इसीलिए इन ऑर्गेनाइजेशंस का काम ही यही होता है कि ये ऐसे प्लान्स को लेकर अपने साथ चलते हैं जिन प्लान्स को लॉन्ग टर्म लेकर चल सकें। लॉन्ग टर्म से मुराद ये है कि उनको काफ़ी लंबे अरसे तक जो है वो उस काम के अंदर फ़ायदा हो सके। उसके बाद आती है मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट बेसिकली क्या करती है, जो टॉप मैनेजमेंट की ख्वाहिशात होती हैं उन ख्वाहिशात के मुताबिक वो अपने तमाम के तमाम रिसोर्सेज जो हैं उनको इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद उसके ऊपर प्लानिंग करती है, और प्लानिंग करने के बाद फिर आगे जो है सुपरवाइजरी उसको आगे डिवाइड कर देती है सुपरवाइजरी को कि भाई अब आप अपना काम इसके ऊपर क्या करें, स्टार्ट कर दें। तो बेसिकली सुपरवाइजरी मैनेजमेंट यहाँ पर क्या है, इम्प्लीमेंट द प्लान। जो प्लान ऊपर हुआ है उसको अब उन्होंने यहाँ पर क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। उनको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी जाती हैं और कहा जाता है जी अब आप अपने काम को यहाँ पर क्या करें, स्टार्ट करें। तो बेसिकली इन लोगों का काम क्या है, इन्होंने जो ऊपर से ऑर्डर आया उस ऑर्डर को इन्होंने यहाँ पे क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। इसको आसान अल्फाज में हम लोग मैनेजमेंट की हायरार्की का भी नाम दे सकते हैं। ये हायरार्की होती है जो अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आती है। अपवर्ड का मतलब ये होता है कि अगर ऊपर से कोई हुक्म नीचे की तरफ को आ रहा हो तो उसे अपवर्ड हम लोग हायरार्की का नाम देते हैं, लेकिन अगर नीचे से कोई ऊपर की तरफ को जा रहा है तो वो डाउनवर्ड होती है कि नीचे से ऊपर की तरफ को जा रही है, नीचे से हुक्म जो है वो ऊपर की तरफ को आ रहा है। तो यहाँ पर ऊपर से हुक्म नीचे की तरफ को आ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो ये बेसिकली मैनेजमेंट की एक हायरार्की है। जितने भी हमारे पास मैनेजमेंट में ये सुपरवाइजरी के अंदर लोग होते हैं वो कहते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय। बेसिकली ये मैनेजर्स वगैरह नहीं होते, ये हमारे वर्कर्स होते हैं जो यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, जो वीकली बेसिस के ऊपर या मंथली बेसिस के ऊपर जो इनको टारगेट्स वगैरह दिए जाते हैं, और ये सारे के सारे उन टारगेट्स को यहाँ पर क्या करते हैं, अचीव करते हैं। अगर बात की जाए स्किल्स नीडेड फॉर मैनेजरियल सक्सेस, अगर आप चाहते हैं कि आप एज ए मैनेजर जो है वो कामयाब हों तो उसके लिए आपके पास 3 तरह की स्किल्स होनी चाहिए। 3 स्किल्स में सबसे पहले आती है टेक्निकल स्किल, फिर आती है ह्यूमन स्किल, और आखिर में आपके पास आती है जिसका नाम है कॉन्सेप्चुअल स्किल। ये 3 तरह की स्किल्स हैं। सबसे पहले जी जिसका नाम है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल्स की अगर बात करूं तो आप लोगों के यानी कि ये बेसिकली हायर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लोअर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है स्किल्स, ये हायर मैनेजमेंट की स्किल्स की यहाँ पर वो बात कर रहा है। टेक्निकल स्किल्स से मुराद यहाँ पर कि जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको थोड़ा बहुत जो है वो आइडिया होना चाहिए कि जो इक्विपमेंट उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन इक्विपमेंट को किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, उन इक्विपमेंट का फ़ायदा क्या है, उन इक्विपमेंट की कैपेसिटी कितनी है, इसके अलावा उसके
बिजनेस के अंदर जितनी भी चीज़ें उसके पास अवेलेबल है, हर चीज़ का उसको आइडिया होना चाहिए। मीन्स कि मैं को कि मेरे इदारे के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर मुझे ओवरऑल बता देता है कि दुनिया में कहाँ कहाँ पे मेरा बिजनेस है और उस बिज़नेस में मुझे कहाँ कहाँ से कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। तो अगर मैं मालिक हूँ, मुझे पता है कि जी सॉफ्टवेयर बना हुआ है, लेकिन अगर मुझे वो यूज़ ही नहीं करना आता तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो है वो यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स नहीं है। तो टेक्निकल स्किल्स में क्या होता है कि आपके पास जो चीज़ है आपको खुद भी वो चीज़ जो है वो आगे से करनी आती हो, क्योंकि नॉर्मली इदारों के अंदर होता यही है कि पहले मालिक मुलाजिम को एक चीज़ करके दिखाता है कि जनाब इसको इस तरीके से करना है, और उसके बाद फिर उसको कहा जाता है अब आप इसके ऊपर अपना काम यहाँ पर क्या कर दें, स्टार्ट कर दें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है ह्यूमन स्किल। ह्यूमन स्किल बेसिकली इंटरपर्सनल स्किल से साथ इसका ताल्लुक होता है। बेसिकली ये लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने वाली एक स्किल होती है, जिसमें देखा जाता है कि आप लोग अपना काम जो है वो किस तरीके से लोगों से करवाते हैं। ये बेसिकली एक ऐसी स्किल है जिसका इस्तेमाल आज के दौर में काफ़ी सारे मैनेजर्स करते हैं। वो जब तक उनको किसी एम्प्लॉई से कोई फ़ायदा नज़र आ रहा हो वो उस एम्प्लॉई को अपने साथ रखते हैं, जब उनका फ़ायदा ख़त्म हो जाए तो वो उसको वहाँ से क्या करते हैं, फारिग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इसको पॉजिटिव सेंस के अंदर उन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है, जिसमें कहता है इंटरपर्सनल स्किल डेट एनेबल अ मैनेजर टू वर्क। कहता है ये बेसिकली वो स्किल है जिसको देखते हुए मैनेजर जो है वो अपने काम को यहाँ पर क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। कहता है इफेक्टिवली विद द थ्रू पीपल, विद एंड थ्रू पीपल, और फिर उसकी बेस के ऊपर वो लोगों से क्या करता है, काम लेता है। लाइक अगर मैं मैनेजर हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे इदारे में कौन सा बंदा जो है वो, अगर मैं उसको कोई काम दूँ तो वो रिलैक्स होकर करेगा या प्रेशर में करेगा या डर से करेगा, किस सोच से करेगा, किस चीज़ को अपने जहन में बैठा के वो वहाँ पे उस काम को करेगा। यही बेसिकली ह्यूमन स्किल है कि क्या आप किसी अपने एम्प्लॉय के चेहरे को रीड करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एम्प्लॉय की कैपेसिटी क्या है। तो ये बेसिकली ह्यूमन कैपेसिटी के अंदर जो है वो आप लोगों की एक चीज़ आ जाती है। फिर आ जाती है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। कॉन्सेप्चुअल स्किल की अगर बात की जाए तो इसमें अगर बिजनेस के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ गई है तो क्या मालिक के पास इतना नॉलेज है कि वो उस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकता हो, या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको पहले से ही आइडिया हो कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती थी और मैंने इसका सोल्यूशन भी सोच के रखा हुआ है। तो ये सारी की सारी जो है वो आप लोगों की कॉन्सेप्चुअल स्किल्स के अंदर आ जाती है। तो 3 स्किल्स जो हैं वो मैनेजर के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। जिस मैनेजर के अंदर ये तीनों की तीनों स्किल्स पाई जाए उसे हम लोग सक्सेसफुल मैनेजर जो है वो कंसीडर करते हैं। अगले नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं मैनेजरियल फंक्शंस। अगर मैनेजरियल फंक्शंस की बात की जाए तो बेटा ये 4 फंक्शंस होते हैं, जिनमें सबसे पहले आती है प्लानिंग, फिर आ जाती है ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद आ जाती है डायरेक्टिंग और फिर आखिरी आ जाती है कंट्रोलिंग। अगर डायरेक्टिंग की बात करो तो डायरेक्टिंग का जो है वो यहाँ पे लीडिंग के लिए भी ये टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब 1 बाय 1 इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले नंबर पे प्लानिंग। हर इदारा जो है, ज़ाहिर बात है, जब अपने बिज़नेस को करता है तो कुछ ना कुछ प्लान अपने जहन में लेकर वो बैठा होता है कि उसने अपने बिज़नेस को तरक्की की तरफ लेकर जाना है। और वो शुरू में हर बंदे की सोच एक ही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करूँ, हर जगह के ऊपर मेरा बिज़नेस हो, हर बंदा मुझे जो है वो रिस्पेक्ट दे। तो हर बंदे की कोई ना कोई प्लानिंग होती है। तो यहाँ पर भी यही है, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन पहले कोई ना कोई प्लान बनाएगी, और प्लान बनाने का सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार जो है वो यहाँ पर ये कंसीडर किया जाता है कि आप जब भी कभी कोई भी प्रोडक्ट बनाएं तो ये जहन में रखें बात कि एकदम 100% उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस ना करवा दें। अगर आप 100% उसको उसी वक्त सारी की सारी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि आने वाले दिनों में फिर आपके पास किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़, कोई क्रिएटिविटी, कोई ऐसी इनोवेशन आप लोगों के पास नहीं बचती जिसकी बेस के ऊपर आप जो है वो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले जो मेन चीज़ यहाँ पर इसके अंदर कंसीडर की जाती है वो मेन चीज़ यही है कि आप लोगों का प्लान है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, हाँ, सबसे पहले नंबर के ऊपर जो आप लोगों की प्लानिंग है वो आप लोगों ने बड़ी एहतियात के साथ यहाँ पर करनी होती है। तो प्लानिंग के बाद उसके अगले नंबर पे आ जाती है ऑर्गेनाइजिंग। जब आप कोई प्लानिंग कर लेते हैं कि भाई हाँ जी हमने ये प्रोडक्ट बनानी है, और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए फिर आप लोगों को जितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, जिन जिन मराहिल से उस चीज़ ने गुजरना होता है, आप क्या करते हैं, फिर उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो जब उन चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किया जाता है तो उसको हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं कि वो आप लोगों की ऑर्गेनाइजिंग होती है, जिसमें आप अपने रिसोर्सेज को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि कौन सी चीज़, लाइक रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, लेबर हमें लोगों को जो है वो सस्ती कहाँ से मिलेगी, उसके बाद जो है वो हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट को पहले किस मार्केट के अंदर सेल करना है किस मार्केट में हम लोगों को फ़ायदा सबसे ज़्यादा जो है वो नज़र आएगा। तो ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजिंग है। इसके बाद आ जाती है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है, जैसे ही हम अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लेते हैं तो इकट्ठा कर लेने के बाद
उसके अगले नंबर के ऊपर फिर हम लोग क्या करते हैं कि अपने वर्कर्स को बुलाते हैं और बुलाकर उनको कहते हैं भाई हाँ जी काम करना शुरू कर दें, अब आप हमारे प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर दें। इसमें फिर आप लोगों ने अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करना होता है कि जनाब जो चीज़ है आपने किस क्वालिटी की बनानी है, हाई क्वालिटी की बनानी है, नॉर्मल की बनानी है, कि आपने लोअर क्वालिटी की बनानी है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट किस्म की चीज़ें आती हैं। तो इस हिसाब से आपने अपने एम्प्लॉय को जो इंस्ट्रक्शंस देनी है एम्प्लॉय ने उसी हवाले से जो है वो आपकी प्रोडक्ट को बनाना होता है। और आखिर में जो मेन पॉइंट आप लोगों के पास आता है जिसका नाम है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि जो हायर मैनेजमेंट है वो बेसिकली इस चीज़ को चेक करती है कि क्या इदारा जो है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसकी परफॉर्मेंस की वजह से क्या उसने अपने गोल को अचीव कर लिया या उससे ज़्यादा का काम किया या उसके करीब तरीन पहुंच गए। बेसिकली जो परफॉर्मेंस है वो चेक की जाती है अगेंस्ट इट्स गोल, कि क्या आपकी जो परफॉर्मेंस है उससे आपके गोल वगैरह जो हैं वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्या अपने गोल को अचीव करने की तरफ भी आप जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे। तो ये चार चीज़ें जो है वो मैनेजरियल फंक्शन का पार्ट होती हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसमें पहले नंबर पे प्लानिंग, फिर आ जाती है ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और आखिरी में आप लोगों के पास आती है कंट्रोलिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है कहता है सेटिंग अ विजन एंड एथिकल स्टैंडर्ड फॉर द फर्म। ये तो सबसे मेन चीज़ है। हर इदारे का कोई ना कोई जो है वो एक विजन होता है जिसको लेके वो मार्केट के अंदर आते हैं, एक सोच होती है जिसको वो मार्केट के ऊपर जो है वो अप्लाई करना चाह रहे थे। और वो सोच क्या होती है कि जनाब मेरे से भरकर मार्केट के अंदर जो है वो कोई ईमानदार बंदा नहीं होगा, मेरी प्रोडक्ट से अच्छी प्रोडक्ट किसी की नहीं होगी, मेरा कंपेटिटर मार्केट के अंदर कोई इजीली जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हर एक बंदे की सोच के अंदर होती हैं। और विजन में एक सबसे मेन पॉइंट क्या होता है कि आपने जब अपना बिजनेस करना है तो कभी भी शॉर्ट टर्म की प्लानिंग करके नहीं करना, आपने लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर अगर अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो तभी आपको अपने बिजनेस के अंदर जो है वो फ़ायदा होता है, अदरवाइज कभी भी फ़ायदा नहीं होता। तो ये सारे के सारे विजन और जो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, ये सारी की सारी प्लानिंग आप लोगों की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना बेटा वो करते हैं यहाँ पर। अगले नंबर पे आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग की अगर इंपॉर्टेंस की हम लोग यहाँ पे बात करें तो सिंपल सी बात है, विदाउट प्लानिंग कोई भी जो है वो काम नहीं हो सकता। जो अच्छे मैनेजर्स होते हैं जब भी उन्होंने कोई काम करना होता है तो वो पहले उस चीज़ को किसी न किसी एक जगह के ऊपर जो है वो लिख लेते हैं और लिख लेने के बाद वो अपने काम को स्टार्ट करते हैं, जिसमें उनको पता चल जाता है कि कौन सा काम हम लोगों ने पहले करना है और कौन सा काम हम लोगों ने बाद में करना है। अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो इंपॉर्टेंस का ताल्लुक जो है वो बेसिकली टाइप्स ऑफ प्लानिंग के साथ है हमारी। तो किसी भी इदारे के अंदर चार तरह की जो है वो प्लानिंग की जाती हैं। सबसे पहली होती है जिसका नाम है स्टैटिक प्लानिंग, दूसरे नंबर पे आती है जिसका नाम है टैक्टिकल, फिर आ जाती है ऑपरेशनल और आखिरी नंबर के ऊपर हमारे पास आती है जिसका नाम है कंटीजेंसी प्लानिंग। अगर इन प्लानिंग की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर के ऊपर जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, बेसिकली ऐसी प्लानिंग, कोई भी ऐसा प्लान जो टॉप मैनेजमेंट की तरफ से हमारी तरफ आया हो उसे हम लोग नाम देते हैं, वो हमारी स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग कहलाती है या स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग कहलाती है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने की हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो डिसीजन मेकिंग था, जो रूल इम्प्लीमेंट किया गया, जो टारगेट आप लोगों के ऊपर अप्लाई किया गया, वो टारगेट आप लोगों को मिडिल मैनेजमेंट की तरफ से दिया गया, तो उसे हम लोग नाम देते हैं वो आपकी टैक्टिकल जो है वो प्लानिंग का पार्ट होती है। लेकिन अगर आप लोगों की सुपरवाइजरी मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर आपके पास आया तो आप लोगों ने उस काम को वहाँ पर अचीव किया तो देन उसे ऑपरेशनल जो है वो प्लानिंग का नाम दिया जाता है। लेकिन ऐसी प्लानिंग जिसके अंदर नॉर्मली अगर हम लोग बात करें, आप लोगों की जो है वो टॉप मैनेजमेंट इंक्लूड होती है, लेकिन आप लोगों से भी उसके अंदर मशवरे लिए जाते हैं, यानी कि बाकी दोनों लेवल से, मिडिल वालों से भी और सुपरवाइजरी वालों से भी मशवरे किए जाते हैं, उसे हम लोग नाम देते हैं वो कंटीजेंसी कहलाती है। कंटीजेंसी प्लानिंग के अंदर क्या होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट पहले अपनी राय देगी और उसके बाद लोगों की राय भी ले लेगी और देखेगी कि उसमें से बेस्ट क्या है, जो चीज़ बेस्ट होगी उसको वहाँ पर क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। इसी तरीके के साथ अगले नंबर के ऊपर हमारे पास आता है जिसमें वो कहता है कि स्टेप्स इन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। एक अच्छी प्लानिंग के अंदर जो स्टेप्स हैं, कहता है वो स्टेप्स कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले क्या होता है, आप लोगों के पास मिशन आ जाता है। मिशन क्या है, कहता है रिटर्न एक्सप्लेनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। कहता है कि बिजनेस की जो है ये एक रिटर्न एक्सप्लेनेशन होती है जो आप लोगों के सामने आ जाती है। और ये किस चीज़ की रिटर्न एक्सप्लेनेशन है, एम्स, कि उसकी ख्वाहिश क्या है, बिजनेस करना क्या चाह रहा है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं कि वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका मिशन कहलाता है। उसके बाद अगले नंबर के ऊपर आप लोगों के जो है वो फिर जारी बात है, आप लोगों ने अपने मिशन को जिसको स्टार्ट करना है कि अभी मैं वर्ल्ड में नंबर 1 के ऊपर आऊँ या मैं सबसे ज़्यादा जो है वो बिज़नेस करूँ या मेरी प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो इसमें एक मेन चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है और वो मेन चीज़ क्या है कि आपके कंपेटिटर्स जो है वो मार्केट के अंदर बेशुमार हैं। आपको अपने कंपेटिटर्स का जो है वो सामना करना पड़ेगा और इसके लिए जो अच्छे बिजनेसमैन है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो एक बड़ा अच्छा काम करती है कि वो अपने कस्टमर से ना फीडबैक लेती रहती है
तो फीडबैक की बेस के ऊपर उनको पता चल जाता है कि भी उनकी प्रोडक्ट के अंदर और उनके कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या ऐसी रीज़न है कि लोग उनकी प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरी प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, या क्या ऐसी रीज़न है कि लोग उनकी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। इसमें मे बी टेस्ट का डिफरेंस आता हो, इसमें मे बी प्राइस का डिफरेंस आता हो, ठीक है। तो बेशुमार इसके अंदर जो है वो आप लोगों के डिफरेंसेस पाए जा सकते हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें बेस करती हैं किस चीज़ के ऊपर, फीडबैक के ऊपर। और आखिर में जो आप लोगों के पास मेन पॉइंट आता है उसका नाम है विद द नेम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस की अगर बात की जाए तो हर इदारा अपने स्वॉट एनालिसिस को ज़रूर चेक करता है। स्वॉट एनालिसिस की अगर एब्रीविएशन को ओपन करूँ तो यहाँ पे S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ है, W स्टैंड्स फॉर जो है वो आप लोगों की वीकनेस है, O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी और T स्टैंड्स फॉर थ्रेड। सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर बात की है स्ट्रेंथ की। अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो स्ट्रेंथ में यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, उसके बाद पेटेंट प्रोटेक्शन और सेल टीम, यानी कि ये आपकी स्ट्रेंथ है। एक छोटी सी मिसाल मैंने आपको यहाँ पर दिया है। लाइक मैं कहता हूँ कि जो सेल टीम है, जो माल बेचने वाले लोग मेरे पास अवेलेबल हैं, वो दुनिया में किसी भी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है, नंबर 1। इसी तरह के पास मेरी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को कोई भी बंदा कॉपी नहीं कर सकता, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है। उसके इख्तियारात सिर्फ मेरे पास हैं, उसकी कोई भी डुप्लीकेट मार्केट के अंदर नहीं आ सकती। जैसे कोक और पेप्सी वालों ने अपनी डिस्क्रिप्शन पीछे बैग पे लिखी हुई है, सेम डिस्क्रिप्शन के साथ कोई भी इदारा अपनी कोल्ड ड्रिंक को मार्केट के अंदर जो है वो सेल नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली उनकी यहाँ पर क्या है, ये उनकी स्ट्रेंथ है। अगर अब अगले नंबर पे हम लोग यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है उस पॉइंट का नाम है विद द नेम ऑफ वीकनेस। वीकनेस हमारी बेसिकली जो नॉर्मली यहाँ पर आ जाती है वो लैक ऑफ मैनेजरियल जो मैनेजरियल हमारा जो है वो यहाँ पे आ जाता है कि हमारे पास सम टाइम कुछ ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते। हमें देखने में लग रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल मैनेजर्स नहीं होते। इसी तरह के साथ कभी हमारे पास जो है वो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फाइनेंस की प्रॉब्लम आ जाती है, हम लोगों को कर्जे वगैरह लेने पड़ जाते हैं। तो जारी बात है, जब कर्जे वगैरह लिए हैं तो जिन लोगों से कर्जे नहीं है वो लोग भी अपनी पेमेंट से लेने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर आकर हम थोड़े से क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। उसके अगले नंबर पे आ जाती है अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ में हमारे पास क्या होते हैं, इसमें हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है कि भी हम जिस चीज़ की बेस के ऊपर अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बिल्कुल एक न्यू मशीनरी है जिससे जो है वो आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। उसके बाद वो कह रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। समटाइम क्या होता है कि हम अगर पुराने बिजनेस के अंदर ही हैं, हमारे बिजनेस को काफ़ी अरसा हो गया हुआ काम करते हुए, हम बड़े अरसे से बैठे हुए हैं, तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट जो है ना उसको एक्सटेंड कर देते हैं, लाइक उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से अगेन हम कस्टमर्स को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और आखिर में हमारे पास आ जाता है थ्रेड। अगर थ्रेड की यहाँ पे बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ वही, जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताई कि इसमें कस्टमर का जो टेस्ट है वो चेंज हो सकता है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नए अप्लाई कर सकती है कि जनाब ये जो प्रोडक्ट बनाई जा रही है इस प्रोडक्ट की प्राइस ये नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली अगर पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में जैसे ये 28वें 29वें रोज़े तक जो है वो मुर्गी का गोश्त 350 रुपये किलो बिकता रहा। इवन के ईद पे भी 350 रुपये किलो बिकता रहा। ईद के दूसरे दिन गवर्नमेंट ने जिस वक्त स्ट्रिक्ट एक्शन इस चीज़ के ऊपर लिया कि अभी मुर्गी का गोश्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर 260 रुपये से जो है वो ज़्यादा सेल आउट नहीं होगा, 250-260 से ऊपर नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इन दिनों में इस वक्त काफ़ी सारे लोगों ने क्या की हुई है, स्ट्राइक की हुई है। आप लोगों को कभी वो गोश्त नज़र आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। जिसने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी रखी हुई थी, अब उसने भी अपनी क्वांटिटी को वहाँ पर क्या कर लिया है, कम कर लिया है। तो बेसिकली ये स्वॉट एनालिसिस है जिससे हम किसी भी इदारे की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और उसके थ्रेट का क्या करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। तो यहाँ पर आकर जो है वो आज का हमारा टॉपिक क्या हो जाता है, एंड हो जाता है।